कोशिश करें कि ग्रीन टी पे आप शिफ्ट हो। आप नेचुरल जो है विटामिन जो आपको मिल रहे हैं अपने फूड में आपको लें। जंक फूड जो है वो लड़कियों में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसकी लेवल्स को इंटरफेयर करता है। आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन की बिल्कुल सस्ती सी जो सब्जियां हैं जैसे पालक है, टमाटर है, खजूरें हैं, इन सारी चीज़ों में आयरन बहुत। फेस पे एक ग्लो आ जाता है इसके साथ ना, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन आप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खुर्शीद। आज के पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं आपका। आज की जो हमारी मेहमान है वो पाकिस्तान की बेहतरीन डर्माटोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मरियम फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी विद यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम चूंकि अभी विंटर सीजन है तो विंटर की ही बात कर लेते हैं। तो विंटर के हवाले से हम अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रख सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से? ओके जी, यहाँ एक तो अच्छी बात ये है कि सर्दी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जिस तरह आप गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं इसी तरह आपने सर्दियों में भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है। स्किन केयर में जो वाटर इनटेक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। तो अब ये बात जो है ये आपने हमेशा हर एक को बतानी है कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, और दूसरा जब लगती है तो आप या चाय या कॉफ़ी के साथ उसको क्वेंच कर लेते हैं। तो आपने पानी की मिकदार जो है बॉडी में वो ज़रूरी पूरी करनी है। पानी की कमी से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरा जो स्किन है उसको आपने मॉइस्चराइज भी करना है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा कि आप इतना गर्म पानी यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए? नॉर्मल जो पानी है वो आप यूज़ करिए। ऑफ कोर्स यहाँ ठंड भी बहुत हो जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म आपने पानी नहीं यूज़ करना। और इसलिए आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र सन ब्लॉक आपको नहीं जो है यूज़ करना पड़ता, लेकिन आपने नेचुरल सन ब्लॉक्स जो हैं वो आपने फूड में जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका आपने इस्तेमाल रखना ही रखना बिल्कुल है। ये कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको एज अ नेचुरल सनब्लॉक जो है वो प्रोवाइड करते हैं? ओके जी, ये एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है, और स्पेशली जो विंटर्स हैं इसमें तो सारे ही जो कलरफुल फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, फिर हमारे पास ये बेरीज आ गई। बेरीज जो है ना, इसको आपने देखा होगा कि हॉलीवुड के जो सारे स्टार्स होते हैं वो इतने बड़ा ब्रेकफास्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका भी हम फिर बात करते हैं कि क्यों वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो आपका ये लाइम है, फिर उसके बाद ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस की बात हमने कर ली, और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक है, वो एज अ सनब्लॉक आपके वो नेचुरल सनब्लॉक्स हैं। इसको अब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 जो सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो आपकी स्किन के लिए नेचुरल सनब्लॉक का काम करते हैं। फिर एक सर्दियों में बहुत सस्ती सी खुराक है जो है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। इसको हम देख के मुंह मोड़ के गुजर जाते हैं, लेकिन दिस स्वीट पोटैटो इज रिच इन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, वो आपकी स्किन को सन डैमेज से बचाता है, कोलेजन इंक्रीज करता है, और आपकी जो बेबी स्किन है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद जो जितनी भी ये शिमला मिर्च है, रेड इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्किन, लेकिन येलो और ग्रीन जो है वो भी हो सकती है। वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वो नहीं होती, और अगर आपको मिलती है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। मरियम पर्सनली लेने गई थी तो मुझे वो ग्रीन और कंपैरेटिवली येलो एंड रेड वो महंगी थी। आपने वो पाकिस्तानी तरीका नहीं करना कि आपने 1 किलो जो है
वो रेड पेपर खरीद लेना है, बेल पेपर या येलो, या आप एक एक जो है वो उठाइए, वो आपको महंगा भी नहीं लगेगा और उसके इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक ठीक है। तो आप वो इंग्लिश लोगों को देखें ना कभी शॉपिंग करते हुए, उनके पास एक कैरेट होती है, एक बेल पेपर होती है, एंड देयर स्किन इज सो नाइस। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद जो सबसे चीपेस्ट फूड है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो टमाटर है। ओके जी। टमाटर में ल्यूकोपीन होती है, वो जो आपकी स्किन के लिए सन ब्लॉक का काम करता है। फिर इसमें विटामिन सी होती है बहुत ज्यादा। विटामिन सी जो आपकी जिल्द का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे वॉल में ईंटें होती हैं और देखिए आप जितना भी इसको डैमेज करें वो नहीं होगी। इसी तरह विटामिन सी जो है आपका कोलेजन बनाने में काम करती है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है, तो आपकी स्किन पे प्री एजिंग के इफेक्ट्स नहीं आते, आपके जो रिंकल्स हैं वो नहीं पड़ते, फाइन लाइंस है जो वो नहीं पड़ती। तो ये थोड़े से फ्रूट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ड्राई फ्रूट्स। अब फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि मैम वो तो हम खरीद ही नहीं सकते, आपकी वो तो आम आदमी रेंज से बाहर है। तो आप जो मूंगफली है ना, बहुत सस्ती है और बहुत ज्यादा है, तो वो भी आपको वही इफेक्ट देगी जो कि दूसरे ड्राई फ्रूट्स देते हैं। एक फ्रूट जो है जिसको हम अखरोट कहते हैं, ये है ब्रेन विद ब्यूटी। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपकी ब्रेन पे हम बात करेंगे। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें ओमेगा 3s होते हैं। ये क्या करते हैं ये फर्दर हम डिस्कस अच्छा, ड्राई फ्रूट की आप बात कर रही हैं, ड्राई फ्रूट कितना एक दिन में आप ले सकते हैं? देखें, वही बात है कि पाकिस्तानी मिकदार आपने नहीं लेनी। ओके, आप सिर्फ एक मुट्ठी भर जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि आप बादाम और जो है ये पिस्ता और जो चीजें हमने इवन वी कैन नॉट अफोर्ड, तो जो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है वही लीजिए और थोड़ी क्वांटिटी में आपने लेना है। ओके, इनको आप डिफरेंट तरीके से, ये नहीं कि ड्राई फ्रूट्स बस आपने खा लिए, आप उनको सुबह अपने ब्रेकफास्ट में यूज करिए, आप उनको सैलेड्स में डालिए, आप अपने स्नैक्स में अपने बैग में रख के लेके जाइए। वो तो फिर क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, थोड़ी खाते खाते दो तीन बस आप यूज कर लें। डेट्स रख लें, वो बहुत जरूरी हैं। तो इस तरह जो है वो आप अपनी स्किन में को जो हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अच्छा, आपने कोलेजन की बात की है, ये हम ऑरली जो ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो है लाइफस्टाइल उसमें वो चीज़ें नहीं होती कि हम सारी चीज़ें एक साथ एक ही दिन में प्रॉपरली इनटेक करें, तो हम ऑरली उनको एज अ टैबलेट के फॉर्म में भी लेते हैं। वो कितनी इफेक्टिव है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखें, जो भी आपने अपने बॉडी के साथ करना है वो आप नेचुरल चीजों की तरफ जाइए। अब देखें, जो मेडिसिन है वो सारी होम्योपैथिक होती जा रही है, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। फिर हम पाकिस्तानी बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे पास इतनी कोलेजन जो है उसकी सोर्सेज हैं कि आपको ओरल नहीं लेना चाहिए, या ले सकती हैं आप पे, लेकिन व्हाट आई वुड एडवाइज you is to take natural things which increases your collagen, what we spoke about just now. और कोलेजन की ये जो क्वांटिटी और एक अडल्ट के लिए और होती है, ये किस एज में आपको स्टार्ट करनी चाहिए लेना? कोलेजन आपके बॉडी में ही बनती है, लेकिन एज 30 के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जो आपकी हेल्दी डाइट है दैट यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, लेकिन 30s के बाद फिर आपको अपने सोर्स ऑफ कोलेजन जो है उस पे वो डाइट आपको रिच रखनी चाहिए और परसिस्टेंट रखनी चाहिए। उसमें अब ये नहीं आता कि समर में आपको कोलेजन रिच जो फूड्स हैं वो नहीं मिलते और गर्मियों में वो आपको मिलते नहीं। ये हर मौसम में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं आई हूँ बाहर से, वहाँ हर जो फूड था वो इम्पोर्ट होता था, उसके ऊपर पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव क्या क्या, ऑल्दो वो यहाँ भी यूज हो रहे हैं, लेकिन जो फ्रेश है हर चीज हमें यहाँ फ्रेश मिल रही है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि अपनी डाइट हैबिट्स जो है वो चेंज करें। चाय कम से कम, कॉफी बहुत कम से कम। अब आपका काम ऐसा है कि यहाँ पे आपको एज अ बूस्टर कॉफी चाहिए होती है। उसके बारे में ये आपको एडवाइस है कि आप पानी बहुत ज्यादा पिए, क्योंकि आपकी जिल्द में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटर है। जो भी एज की चेंजेस आपके चेहरे पे आएंगी वो पानी की कमी की वजह से आती हैं। तो आप कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, उसके पहले पानी पी लीजिए और कॉफ़ी की क्वांटिटी जो है वो कम रखें। देखिए मरियम, अगर आपने इतना बड़ा मग कॉफ़ी का पिया है वो भी वैसा ही है। अगर आपने अपनी जिल्द को ठीक रखना है, बूस्टर ले लिया एक मॉर्निंग में क्योंकि एनर्जी चाहिए, उसके बाद आप कोशिश करें कि ग्रीन टी पे आप शिफ्ट हो और पानी जो है वो अपने साथ साथ रखें। यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात है कि आप पठानों को देखिए। पठान जो है, ऑल्दो अब वो दूध पत्ती पे पंजाबियों ने उनको लगा दिया है, लेकिन पहले वो सब जी कबाब, उनकी आप जिल्द देखिए, उनके सेब जैसे रेड और वाइट कलर्स होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इंसिडेंस भी, शायद मौसम भी अच्छा है, लेकिन उनकी ज्यादा जो लाइक कंट्रीब्यूशन टू द स्किन इज द ग्रीन टी। कितने कप डे में आप ग्रीन टी ले सकते हैं? देखें, ग्रीन टी जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नंबर 3 है इन द इंपोर्ट ऑफ टी। ओके, अब इसमें भी हम डिटेल बात करेंगे कि क्यों हम इस क्वेश्चन को रेज करना चाह रहे हैं या इस पॉइंट को रेज करना चाहते हैं। ग्रीन टी में एक तो कैलोरीज नहीं होती, 0 ठीक है, हाँ जी, अनलेस यू ऐड सम शुगर to it, or if you want to add even honey और शक्कर। चीनी को तो आप साइड पे कर दें, आप शक्कर और हनी जो हनी भी बहुत कंसंट्रेटेड है इन कैलोरीज, तो आप शक्कर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये 0 कैलोरीज है जी। नहीं तो कितने कप एक दिन में लेने चाहिए? मेरा क्वेश्चन वही है। ये आप अप टू 5 कप्स ले सकते हैं। 5 कप्स ले सकते हैं सेफली। आप किसको प्रेफर करती हैं, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी? ग्रीन टी। ओके, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरह हमने कोलेजन की बात की, ग्रीन टी की बात की, मल्टी वाइटामिन्स। हमारे यहाँ हमने कोई सोशल मीडिया पे कोई इस तरह का क्लिप देखा जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहे होते हैं टैबलेट्स की, मल्टी वाइटामिन आप ये लें, ये हो जाएगा हेयर फॉल के लिए, फॉर योर स्किन, फॉर योर नेल्स आल्सो। तो मल्टी वाइटामिन्स लेने चाहिए, किस एज से स्टार्ट करने चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ओके, आप ऐसे करें, सबसे पहले वो आप जो मल्टीविटामिन आपको दिखा रहे हैं ना, आपके फार्मेसी में जाइए और उसके कंटेंट्स पढ़िए, ठीक है। उसमें क्या होगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह के विटामिन होंगे, जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा। उसकी मैन्युफैक्चर डेट आप पढ़ें और उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ें। ओके, अब ये सोचिए कि ये कहाँ के, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, बाहर की हम प्रेफर करेंगे कि भाई हमने बाहर की विटामिन्स लेनी है। अब उसमें सोचिए कितने प्रिजर्वेटिव हैं, कितने केमिकल्स हैं, कहाँ से वो बनी है और कहाँ वो आ रही हैं। अब आपने क्या करना है कि वही जो विटामिन्स हैं, यू हैव टू लुक इनटू योर डाइट विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट, और वही डाइट जो है वो आपने अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल फूड उसमें इंक्लूड करनी है। देखें, पाकिस्तान के मुतालिक हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन आप ये शुक्र करिए कि ये बहुत सस्ता फूड, ऑल्दो कि अभी हमें बहुत महंगा लग रहा है इसलिए कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे हर तरह की आपको नेचुरल विटामिन्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करिए, अब मुझे नहीं पता फार्मासिस्ट का क्या रवैया होगा, कि आप नेचुरल जो हैं विटामिन्स जो आपको मिल रहे हैं अपने फूड में आप वो लें, तो इसलिए आपको किसी किस्म की टैबलेट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलर हेयर फॉल है, ठीक है जी, हेयर फॉल में सिंपल जो बिल्कुल डाइल्यूट शैम्पू है, लाइक बेबी शैम्पू, आप वो यूज करें, ओके, क्योंकि वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। और साथ कुछ विटामिन्स हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, वो आपके लेने जरूरी है, और वो आपकी एक नेचुरल जो है वो फूड के थ्रू आप सर से लेके पांव तक अपनी जो लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। आजकल लोगों का अर्ली हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो लोग इसके लिए फिर भागते हैं मल्टी विटामिन्स की तरफ। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके हेयर फॉल के लिए बेस्ट है? अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो हेयर फॉल है हो किस वजह से रहा है ना। हाँ जी, इस बहुत ज्यादा स्ट्रेस है,
चाहे वो यंग में ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उनकी कंपटीशन बहुत है। वही मैं आपसे रिकॉर्डिंग से पहले यही बात कर रही थी कि स्ट्रेस आता है, हम हाँ लेते नहीं है, जी, इससे कैसे अवॉइड करें। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, उनसे कि आपने इतने A+ लेने हैं, स्ट्रेस है। फिर फूड है, फूड जो जंक फूड है वो हमारे आने वाली जनरेशनों को तबाह कर रहा है। आपने अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक मदर को, ग्रैंड मदर को, फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोसरी वो करके लाते हैं और बच्चों को जंक फूड के लिए लेके भी वही जाते हैं। तो आपने प्लीज ये मैसेज जो है अपने टीवी के थ्रू या आपका प्रोग्राम के थ्रू ये आपने हर एक को पहुंचाना है कि जंक फूड हमारी नॉट ओनली द यंग जनरेशन, इवन एवरीबडी, एडोलेसेंट हैं या ओल्ड हैं या जिस तरह, हर एक को, एक तो हम घर में खाना पकाने से घबरा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो जो इजी टू एक्सेस है जंक फूड, तो इसलिए आप ये जो जंक फूड का इस्तेमाल है इस पे भी ज़रूरी आप बात करिए। तो हेयर में मरियम सबसे पहले ये वही आ जाती है छोटी सी बात, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाइए, ऑल्दो कि वो सर्दियों में आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। फिर इसमें आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आयरन की बिल्कुल सस्ती सी जो सब्जियां हैं जैसे पालक है, टमाटर है, खजूरें हैं, इन सारी चीज़ों में आयरन बहुत है। लेकिन एक बात और इस यहाँ आ जाती है कि आपने ओवर कुक नहीं करना फूड को। पालक को अगर आपने पका लिया तो उसमें सारा आयरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ या तो उसको रॉ सैलेड्स में इस्तेमाल कर लें या उसको स्टीम कर लें, ओके जी, और फिर उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करिए। उसके बाद विटामिन डी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी आपको पता है कि आप जो भी सोर्स लेंगे, अनलेस कि आप सनलाइट में नहीं बैठ रहे, आपकी विटामिन डी नहीं बनेगी। फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, ये हैं, और एंड पे विटामिन बी है, इसका भी बहुत ज्यादा रोल है। विटामिन बी किस में होता है? विटामिन बी जो है फॉर्चुनेटली मुसलमानों में तो बहुत ही कम इसकी कमी होती है क्योंकि ये फूड एनिमल सोर्सेज से आता है, जैसे मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, इन सारी चीज़ों में। तो या ये भी आपको नेचुरल हर जगह से जो मिलेगा। और ये जो है ये बाल की जो, बट इट टेक्स टू मच टाइम। अगर आप मुझे अभी बता रही हैं तो मैं लेना शुरू करूंगी तो बहुत टाइम ले जाएगा, मैं इसको डाइट के थ्रू लूंगी तो उसके बाद तब तक तो मैं गंजी हो चुकी होंगी या जो भी इस पे। नहीं, ऐसा नहीं होता, जो एक बाल गिर के तो वो 3 months में आता है, ठीक है जी। तो इस बालों की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज में होता है, ग्रोइंग फेज में होता है, शेडिंग फेज में होता है। तो जब भी आप लेंगे ये आपको फायदा पहुंचेगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, जब आप विटामिन की बोतल खोलती हैं तो आप यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें किस तरह की आपको स्मेल आती है? बहुत बुरी। आप ले नहीं सकते। और वहां पे उसमें आपको कहा जाता है, डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप विद फूड लें ताकि उसकी वो सारा दिन वो आपके मुंह से एक अजीब सी स्मेल लाइक वो बहुत अजीब से। तो आप कोशिश करें कि हर एक को देखिए, इस प्रोग्राम में फादर्स को जरूर इंक्लूड करें, ओके, और मदर्स को, क्योंकि फादर्स ऑफिस में होते हैं, वो ये प्रोग्राम आपका नहीं देख सकते। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप हर एक को, ये एक जिहाद है आपका, ये ऐसा नहीं कि हम इस प्रोग्राम में बैठ गए। आप ये देखें कि मरियम, अगर हम सिर्फ चाय पे बात कर लें, 87 अरब की हम चाय दरामद करते हैं, सही, ठीक है जी। पाकिस्तान का कर्जा कितना है ये आप देख लें। फिर चाय के नुकसानात में हम अभी बात करते हैं, लेकिन फायदा मुझे सिर्फ आप एक गिनवा दीजिएगा, ओके। जो हमारा एवरेज पॉपुलेशन है उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 33,000 जो है एवरेज अभी लगाई है। इसमें आप चाय में देख लें, पत्ती, चीनी और दूध, इन अगर तीनों को आप मिलाएं तो 80 रुपीस का एक कप आता है ना।
तो ये एवरेज 7,000 से कुछ ज्यादा एक बंदे पे चाय पीने में लगता है। और उसके ठीक है, नुकसान अलग। अगर फायदा है तो जरूर पीजिए, बिल्कुल। हम भी, मैं भी, आप भी, आपके इसको रिकमेंड कर देंगे। लेकिन उस चीज का क्या फायदा जो पैसे खर्च के भी आपको नुकसान पहुंचा रही है। अक्सर आप लोगों से पूछे तो वो कहते हैं जी चाय जो स्ट्रेस रिलीव करती है इसलिए हम पीते एडिक्शन हैं। हो जाती है ना हाँ लोगों जी, को। कैफीन होती है, उससे आपको एडिक्शन हो जाती है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं इनको आपने बार बार चलाना है। जहां आप बैठते हैं उधर बात करिए। जब आप लोगों को रीजनिंग करते हैं ना, आज की जो जनरेशन है, यंग है, ओल्ड है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनकी सारी जो सोच है वो रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को कह लें टमाटर खाओ तो वो उठा के फेंक देगा। लेकिन अगर आपको उसको रीजंस बताएंगे कि बेटे इसके ये फायदे हैं, तो वो खूबसूरती को जरूर इंक्लूड करें, ग्लोइंग स्किन को इंक्लूड ये करें। तो आपकी मदर्स को एजुकेट करना चाहिए। हाँ जी, उनको खुद नहीं पता होता कि किस चीज का क्या फायदा है। वो बच्चों ने जो फरमाइश की उन्होंने वो उनको बना लाके दिया। दे दी और हाँ उन्होंने जी, खा और लिया। जो जंक फूड है एक, वो बहुत लंबा हमारा क्वेश्चन होगा। और हमारा जो ये प्रोग्राम का सिलसिला है, ये एक तो चाय के मुतालिक बात करनी है और दूसरी जंक फूड के मुतालिक हमने बात करनी। ठीक है, जंक फूड बाहर का हम उसको कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है। अगर आप होममेड जंक फूड बना लें, क्योंकि बच्चों को एक एडिक्शन हो चुकी है, हम अब उनको हटा नहीं सकते इतनी जल्दी, तो वो हेल्दी है। जंक फूड आप जरूर बनाइए, घर में बना, बिल्कुल उसी तरह का जो है वो आपका बर्गर उसी तरह का बन जाएगा। लेकिन देखिए वो माँ ने प्यार से बनाया, ठीक है जी, आपको हर चीज फ्रेश मिल रही है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल नुकसान दे नहीं है। आप बन बनाइए, आप जो है कबाब अपने घर में बना लिए। चिप्स सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आलू जो है काट के उनको 2 आवर्स के लिए सोक कर दें। जब आप सोक करेंगे तो उसमें सारे काप निकल जाते हैं। फिर उसको आप ड्रेन कर लें और उसके बाद उसके चिप्स भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा के आप उसको स्टर फ्राई जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। तो जो भी जंक फूड आप बनाना चाहते हैं आप जरूर घर में बनाइए, एक्सेप्ट द कोलाज। ओके, वो किसी तरह का आपने नहीं देना है। ठीक है जी, तो ये आप घर में। और एक वो बच्चों की जो माँ के साथ डिटैचमेंट हो गई है ना आजकल। देखिए माँ कितने प्यार से खाना बनाती थी और वो टेबल पे लगाना, फिर सबने बैठना। आजकल हर कोई जो है KFC का या दूसरा लिफाफा पकड़ के अपने रूम में जा रहा है। तो ये, और फिर ये है कि जो खाना आपके लोग बना रहे हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। तो वो तो ये भी कहते होंगे मगरों लोगों किन्ना को ऑर्डर किया, मतलब ये सारी चीजें। और यकीन करिए बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। तो आप घर में बनाएं और बच्चों को ऐसी लुक दें जैसे वो बाहर से लाते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि नॉन सर्जिकल लाइपोसेक्शन है क्या और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? ओके जी मरियम, जो इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी है इन पाकिस्तान दैट इज 57%, वेरी अलार्मिंग फिगर। क्यों ओबेसिटी है? क्योंकि ऑफिस वर्क है, ऑनलाइन काम लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सर्जिकल लाइपोसक्शन थी पहले, वो एक मेजर प्रोसीजर होता था, जैसे उसमें आपने जनरल एनेस्थीसिया क्लाइंट को देना पड़ता था और बहुत एक एक्सटेंसिव एब्डोमिनल सर्जरी होती है। अब जो लेटेस्ट टेक्निक है इसको हम कहते हैं लोकली एनेस्थेटिक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर। तो मसलन अगर आपके ऊपर से आप बॉडी पार्ट के जो हैं वो पार्ट शुरू करें, तो आप देखें हम पंजाबियों के जो डेल्टॉइड एरियाज होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। हाँ जी, कई लोगों की बॉडी बहुत मुतनासिब होती है, लेकिन जिसको बफलो हम कहते हैं, पीछे बहुत फैट होती है, या आपके प्राइवेट पार्ट्स बहुत हैवी होते हैं, आपका पेट बहुत मोटा। और ये जो स्पेशली ऑफिस वर्कर मेरे बहन भाई हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स है। फिर आपकी थाइज हैं, फिर आपके बटक्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इस प्रोसीजर में आपने वॉक इन किया, आप आए हैं, आपको बिल्कुल इंसुलिन सिरिंज के साथ जिस एरिया पे आपको लाइपोसक्शन करनी है उसको हम सुन करते हैं। ठीक है।
उसी एरिया से हमारी एंट्री होती है, जो सोल्यूशन हमने फैट डिसॉल्विंग के लिए डालना है। और एक्चुअली इट इज़ नॉट फैट डिसॉल्विंग, बल्कि एक सोल्यूशन होता है जिसमें कि पेन किलर्स होते हैं और थोड़ी सी मेडिसिन हम ऐड करते हैं जिससे ब्लीडिंग के चांसेस बिल्कुल ना हो। उसी एंट्री से हम ये सोल्यूशन आपके बॉडी पार्ट में एंटर करेंगे और उधर से ही हम उसको सक कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई बेहोशी नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई सूचर नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। आप आए, करवाया और घर चले गए। और मिनिमम पेन है। ठीक है। ठीक है जी। तो ये जो है एक बहुत लेटेस्ट टेक्निक और इजी है। आप ऑफिस से उठ के आगे आप प्रोसीजर करवा के चले जाएं। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट इसके मिलते हैं। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंस्टेंट, कोई चीज इंस्टेंट नहीं होती। ठीक है। आप जो लाइपोसक्शन कर रहे हैं वो आपके सामने जार होता है जिसके अंदर फैट राउंड अबाउट 2.5 जो है वो केजीज हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो स्किन केयर है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमारी क्लाइंट के साथ तकरीबन 1 आवर की काउंसलिंग होती है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, आपने अपनी जिंदगी में कौन सी चेंजेस लानी है। हमने लाइपोसक्शन कर दी, अब आपने उसको मेंटेन कैसे करना है। तो और फिर हम हर क्लाइंट के साथ 24 आवर्स कनेक्टेड होते हैं। हर क्लाइंट के पास मेरा नंबर होता है, मेरी टीम का नंबर होता है। जो भी उनको एडवाइस चाहिए वो फिर हम उनको साथ साथ देते रहते हैं। एंड क्लाइंट्स आर सो हैप्पी। देखें, ये आपका जो एक ड्रीम फिगर आपने एग्जामिन किया है ना, इसको इमेजिन किया है, इसको कहते हैं बॉडी रीशेपिंग। बेसिकली लाइपोसक्शन इज रीशेपिंग ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो क्लाइंट्स के चेहरे पे खुशी होती है, वो जो पहनना चाह रहे हैं वो पहन रहे हैं। हाँ जी। और टू बी ऑनेस्ट, मीडिया ने हमें इतना अफेक्ट कर दिया है टू लुक एट द आउटर ब्यूटी, कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितना अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये लाइपोसक्शन। अच्छा, लाइपोसक्शन और फैट फ्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? जो फैट फ्रीजिंग है उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं और एक लेजर के थ्रू आपकी फैट जो है वो फ्रीज कर दी जाती है। बिल्कुल। ये आइडिया जो था ये आया कि जो साचिन थी ना, हमारी जो पहाड़ी चोटी है, वहां पे जो लोग ड्यूटीज देते थे उनकी जब उंगलियां फ्रीज होती थी तो उसमें पतली हो जाती थी। ठीक है जी। तो ये आइडिया वहां से आया। तो ये आपका फैट जो जिस बॉडी पार्ट से आपने कराना है वो फ्रीज कर दिया। फैट जो है वो जो फैट सेल्स इसके बाद ब्रेक होंगे वो आपकी बॉडी में लिम्फेटिक्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत सब्र करने वाला प्रोसीजर है, मल्टीपल सेशन करने पड़ते हैं एंड ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेंसिव। लाइपो का आपने एक प्रोसीजर किया, इसके आपने 4 सेशंस करने। Which one is better? ये जो हमारी मौजूदा जनरेशन, फिर उसी की बात आती है, इनको क्विक फिक्स चाहिए। देखें, डाइट कौन 1 साल तक करेगा और फिर और उसकी फिर यही बात आ जाती है कि लाइपोसक्शन एक मखसूस एरिया के लिए है। तो अगर आप डाइट एक्सरसाइज सब कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल वेट लॉस होगा। तो ये इसका बेसिक एडवांटेज है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बोटॉक्स की। आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा हुआ है, बच्चियां भी छोटी छोटी जाके कह रही होती हमारा बोटॉक्स कर दो। कौन सी एज में बोटॉक्स करवाना चाहिए और इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? ओके जी, फिर आपने मुझे कहना है कि डॉक्टर आप सारा फूड पे चली जाती हैं। तो जो बोटॉक्स है वो बेसिकली ये होता है कि एज के साथ हमारी जो मसल्स ओवर यूज होते हैं ना जी, स्पेशली गुस्से में, ये जब आप घूरियां डालते हैं, यस, ठीक है, और आप जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आपके 27 से ज्यादा मसल्स यूज होते हैं और स्माइल में सिर्फ 3-4 यूज होते हैं। ठीक है जी, ऑलवेज स्माइल करना चाहिए। और उसके अलावा जैसे हमने डाइट पे बात कर ली, तो बोटॉक्स जो आजकल बेबी बोटॉक्स भी है, एडल्ट के बोटॉक्स भी हैं। तो बोटॉक्स मरियम आपने वहां यूज करने जहां लाइनें पड़ती हैं। ओके, जैसे फोरहेड हो गया, इसको हम क्रो फीट कहते हैं। ओके जी, फिर आपके ये सेंटर में जो लाइनें आती हैं वो, और आपके माउथ के साथ जिससे एंग्री लुक एक आती है ना, सैड लुक,
ये नीचे को जो सैग होते हैं उधर हम बोटॉक्स करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदा यही ये है इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा आपको? और नहीं, इसका थोड़ा टाइम लगेगा आपको, हम्म। लाइक 4 to 6 वीक्स, लेकिन रिजल्ट्स आते हैं बेहतरीन। और ये कब तक रिजल्ट इसके स्टे करते हैं? ये बोटॉक्स की जो आप फॉर्मेशन है, जो बोटॉक्स आप ले रहे हैं, स्पेशली अगर आप महंगा लेंगे तो जाहिर है उसके इफेक्ट जो है ज्यादा दे रहेंगे। अगर आप सस्ता वाला लेंगे तो उसके जो, तो आप बेहतरीन यही है कि आप अपने जो कपड़े हैं या आपके शूज हैं या बैग्स हैं, जो हम आजकल बहुत ब्रांड ओरिएंटेड हो गए हैं, इनको कम करिए और अच्छा जो प्रोडक्ट आपने स्किन पे लगाना है वो आप बहुत अच्छा कंपनी से जो रिसर्च है, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो चुकी है, वो आप यूज करें। मतलब उसके बारे में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें ना कि ये करें, सस्ता है तो हम स्किन ले के लें। साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, लोगों को नहीं आइडिया होता बोटॉक्स और फिलर में डिफरेंस क्या है। डॉक्टर्स के पास औरतें जाती हैं, कहती है हमारा बोटॉक्स कर दे, जबकि उनको फिलर की जरूरत होती है, तो फिलर कर दे, बोटॉक्स की जरूरत होती है। इसमें डिफरेंस भी बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि फिलर्स जो होते हैं कितने इफेक्टिव होते हैं, कब तक उनका स्टे होता है और क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। ओके, आपने जो बेसिक एक पॉइंट है उसको अपने जहन में रखना है। जहां झुर्रियां हैं जी, ठीक है, वहां पे आपने बोटॉक्स यूज करना है। ठीक है। जहां पे आपकी क्रीजेस हैं, जैसे अंडर आईज हैं, ये आपकी लाफ लाइंस, इनको हम लाफ लाइंस कहते हैं, ओके, यहाँ पे आपने फिलर्स कराने, ओके जी। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो एज के साथ आपको ये झुर्रियां भी पड़नी शुरू हो जाती हैं और ये आपकी लाफ लाइंस डीप हो जाती हैं, फिर आपकी नेक लाइंस हैं, इसमें सारों में अंडर आई, लाफ लाइंस, नेक लाइंस, इसमें जो है ये फिलर यूज होगा। ठीक है। और फोर हेड पे जो आपकी झुर्रियां आती हैं, पहले भी हमने बात की, साइड ऑफ द आईज पे आती हैं, आईब्रोज के दरमियान में आती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। हाँ जी, वो वहां पे आपने बोटॉक्स करवाना है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो भी चीज करवानी है प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो आप इस्तेमाल करिए, अपने खर्चे कम कर लीजिए, ठीक है। तो वो ये, और हर बोटॉक्स जो फिलर है उसकी एक लाइफ ड्यूरेशन होती है। जो बहुत सस्ता है वो कम अरसे के लिए चलेंगे, जो अच्छे हैं वो 2 साल तक भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं नैनो फैट ट्रांसफर, ठीक है जी। आपके किसी भी बॉडी के हिस्से से हम थोड़ी सी फैट लेते हैं, उसको फिर हम, जैसे अंडर आईज है आपके जो हैं वो बहुत डीप आईज हैं, या आपके ब्लैक सर्कल्स हैं जो आजकल हर एक को हैं बिकॉज ऑफ इस पे भी हम बात करते हैं कि अर्ली सोना क्यों जरूरी है, ठीक है जी। तो वहां पे इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लाफ लाइन में ट्रांसफर, नेक लाइन में ट्रांसफर। इसका थोड़ा टाइम लगता है आपको इफेक्ट नजर आने में, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग है और ये आपकी बॉडी से ही लिया गया है। तो इसको हम नैनो फैट ट्रांसफर कहते हैं, जो कि हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। और यही जो है ये आपकी अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करनी है तो ये हम उसमें भी यूज करते हैं। अच्छा, नैनो फैट ट्रांसफर और जो सिंपल फिलर होता है, इन दोनों में कौन सा बेटर है और उसके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? जो नैनो फैट है वो तो लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ये आपका अपनी बॉडी में से निकाला गया है, तो ऑफ कोर्स जो है आप थोड़ा सा सब्र कर लें, और इसके रिजल्ट्स आने में थोड़ी सी देर लगती है नैनो फैट के, लेकिन ये आपको वन टाइम प्रोसीजर जो है वो लाइफ टाइम के लिए ना। हाँ, लेकिन कभी हमें टचअप करने के लिए आपको दोबारा भी बुलाना, क्योंकि एकदम से हम ओवर फिलिंग नहीं कर सकते। तो ये हम 10 डेज के बाद या 2 वीक्स के बाद आपको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, और उसके बाद अगर जरूरत हो तो हम थोड़ा सा उसको और कर देते हैं। हर जो एस्थेटिक प्रोसीजर है उसमें आपने ओवरडू कुछ नहीं करना कि वो आपको अननेचुरल लगे, जो भी आपको देखे पता कि ये कुछ करवाया हुआ है। इसलिए आप हमेशा अंडरडू करिए। क्लाइंट्स को बताइए कि व्हाई यू आर अंडरडूइंग, क्योंकि क्लाइंट तो कहते हैं जी अभी ये फर्क नहीं आपको पड़ा, हमें फर्क नहीं पड़ा जी। तो इसलिए आप उनको जब एजुकेट करेंगे तो दे विल लिसन टू यू। तो ये अच्छा, ये फिलर्स करवाने से आपका फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है?
नहीं, फिलर से अगर आप ओवरडू कर दें और अनएक्सपीरियंस लोगों में, देखिए सही। अभी एस्थेटिक के क्लिनिक्स हर जो है दूसरी जगह पे जी खुले हुए बिल्कुल हैं, ऐसे है। तो चूज योर एस्थेटिशियन हु इज हाईली क्वालिफाइड, और उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो वो करेगा। ये एक जो पॉइंट होता है एस्थेटिशियन के मुतालिक कि इफ ही इज टू गुड, अगर आपको जरूरी नहीं है तो वो कह देगा कि जी यू नो डोंट नीड इट। नहीं नहीं, डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहते हैं आप ये भी करवा लें, आपको इसकी भी जरूरत है, जिसकी नहीं भी होती वो भी करवा के लोग बैठे होते हैं। जी, तो ये इसमें आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं पीसीओएस की तरफ। ये आजकल हमारी फीमेल्स में बहुत ज्यादा क्यों है और इसके पीछे क्या रीजंस है? उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड इनटेक, इसमें क्या मैटर ज्यादा करता है? ओके मरियम, जो पीसीओएस है जी, वो जी। बेसिकली मोटापे से रिलेटेड है। ओके, हम्म, मोटापा क्यों आता है? जो जंक फूड, हमारा लाइफस्टाइल है बिल्कुल। आजकल। ओके, जंक फूड जो है उसमें ऑयल, शुगर और उसके बाद इसमें सॉल्ट, ये तीनों चीजें जो हैं एक्सेसिव होती हैं, और फिर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता कुक है। किया जाता है, और फिर प्लास्टिक कंटेनर्स में आप डाल देते हैं। हाँ। प्लास्टिक कंटेनर्स में जब आपने किसी चीज को भी बहुत हाई टेम्परेचर पे बनाया, तो इसमें से एक मटेरियल रिलीज होता है जिसको हम BPA कहते हैं, विच इज वेरी इंजूरियस टू द हेल्थ। और ये रिसर्च है, ऐसी नहीं कि हम अपने से कोई बात कर रहे हैं। ओके, अब ये आपने खा लिया, खाने के बाद आप टीवी के सामने बैठ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी ओबेसिटी जो है, या लेट के या वॉट एवर यू आर डूइंग, ओबेसिटी में आपके जो है वो इंसिडेंस इंक्रीज हुआ। और एक अलार्मिंग फिगर है अबाउट पाकिस्तान, 57% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीस। फिर लेकिन ये अल्लाह का शुक्र कि औरतों का रेशो थोड़ा सा कम है आदमियों के मुकाबले में। अच्छा, जंक फूड जो है वो लड़कियों में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसकी लेवल्स को इंटरफेयर करता है। उसकी वजह से अब आप ना इसके इफेक्ट देखने शुरू हो जाएं सर से। पहले तो जहां बाल नहीं चाहिए वहां बाल उगेंगे, और जहां चाहिए वहां से झड़ने शुरू हो जाएंगे। मेल बॉल्डनेस जो होती है वो आ जाती है। फिर आपके चेहरे पे हर्सुटिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा हेयर आते हैं, हेयरी बॉडी आपकी हो जाती है। फिर मोटापा इन अ सेंस इज ओके, लेकिन जिस तरह एक नाशपाती होती है ना, पियर शेप्ड बॉडी, कि आपकी जो एब्डोमिनल फैट है वो आपकी ज्यादा हो जाती है। ओके जी, तो एक अजीब सी लुक आपकी आ जाती है जी। ये तो हो गया आपके बॉडी के इफेक्ट्स। उसके बाद आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। ओके, पीरियड इरेगुलर हो गए, आपने पेरेंट्स को बताया नहीं बताया, आपने जंक फूड के बारे में नहीं सुनना, जब पेरेंट्स कहेंगे वो आपने यू विल डू एंड ईट व्हेनेवर यू वांट, व्हाटएवर क्वांटिटी यू वांट। अब शादी के बाद क्या होता है कि इनमें कंसेप्शन का रेट जो होता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। आप जाके देखिए गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक्स मोस्टली पीसीओएस से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, फिर प्रेगनेंसी में भी डिले हो रहा है। उसके बाद ये प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और उसके बाद ये जॉइंट पेन्स क्योंकि आप ओबीस हैं, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ऑलमोस्ट, वो भी पीसीओएस से भी रिलेटेड है, और हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारी चीजें इमेजिन के सिर्फ जंक फूड से आ रही हैं। ओके, उसके बाद ये जो जीरो कोक है और डाइट कोक है, सॉरी रेगुलर कोक है। अब आप बहुत हैरान होंगी अगर मैं आपको चॉइस दूं तो मरियम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अ रेगुलर कोक और अ जीरो कोक? जीरो कोक। जीरो कोक। जीरो कोक जो है उसमें एक चीज होती है जिसको हम एस्पार्टेम कहते हैं। ओके, ये भी मेल फर्टिलिटी में जो है रोल प्ले करता है, और दूसरा ये टीनेजर्स की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको अफेक्ट करता है। उसके वजह से देखिए कि जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा जो है ये जो है ये जीरो कोक जो है। जो रेगुलर कोक है ऑल्दो उसमें शुगर है, बट इट इज नॉट एज डेंजरस एज द जीरो कोक विच हैज एस्पार्टेम। और इसमें जो होता है वो कॉर्न शुगर होती है, विच इज ऑल्सो लाइक डेंजरस टू द हेल्थ। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं
कि आप जब जंक फूड घर में माएँ बनाएं, प्यार से बनाएं और आप रेगुलर कोक ले लें। अव्वल तो लेना, लेकिन अगर लेना है तो थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलर कोक। और दूसरा, ज़ीरो में कोक में फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके टीथ डिके में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो PCOS है और ओबेसिटी है, वो हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा जो है उस पे आपको काम करना है। आप देखें, जिसको भी आप समझाएंगे वो समझेगा जरूर, लेकिन टाइम लगेगा। इसमें मदर्स को, पेरेंट्स को इंक्लूड करें, ग्रैंड मदर्स को इंक्लूड करिए। वो घर में सारा दिन काम कोई नहीं होता, आप उनको काम दे दें कि भाई आप वेजिटेबल्स बना दें या कुछ इस तरह का, तो सारी एक्टिविटी जो होगी वो हेल्दी होगी। दूसरा, वही प्यार से बनाया हुआ साफ सुथरा खाना, इसका तो कोई जो है वो नेबल बदल नहीं। अच्छा, इसके बारे में लोगों को जो है ना पता ही नहीं चलता कि हमें ये इशू है। वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हमें जोड़ों का दर्द है, हमें शुगर हो गया, हमें ये हो गया, और वो जो एक्चुअल बीमारी है उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। उसके बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है लोगों में। देखिए, वो कैसे पता चलेगा कि अभी इसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सिम्टम्स हैं, तो इसको ये वाला कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है, और आम आदमी को किस तरह हम गाइड कर सकते हैं? ओके, जो एस्थेटिक्स है ना, नॉर्मली हम एस्थेटिक्स के बारे में ये सोचते हैं कि ये गए PRP हेयर करवा ली, फिलर और बुटॉक्स ये करवा लिया, दिस इज एस्थेटिक्स। इट्स नॉट लाइक दैट। एस्थेटिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज द अदर पार्ट ऑफ मेडिसिन। क्लाइंट आया है, आप उसकी एक जनरल लुक देखिए, बहुत चीजें आपको उसी वक्त पता चल जाएंगी कि ये क्या प्रॉब्लम्स है। सेकेंडली, अगर आप हैंड शेक करते हैं, इफ इट इज अ फीमेल, तो जस्ट टर्न हर हैंड्स और उधर से भी आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, जो हम क्लाइंट को हाथ नहीं लगाते, एग्जामिन करिए उसको। उसके बाद जो आपकी एस्थेटिशियन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है हिस्ट्री पे। क्लाइंट क्या खाता है, किस वक्त सोता है, किस वक्त वो उसकी एक्टिविटी क्या है। यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे आजकल हर जो नॉट इवन यंग, इवन द ओल्ड पीपल के, हम बहुत लेट सो रहे हैं और हम बहुत लेट उठ रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये होगा कि मैम क्यों आप कह रही हैं कि भाई जल्दी सो जाए। देखिए, हदीस तो है ही है, और हदीस अस्तगफिरुल्लाह कभी ऐसे नहीं कि वो साइंस ने तो अभी प्रूव किया है ना, वो तो कब से उन्होंने कह दिया जल्दी सो जल्दी उठ जाओ। आपकी जो बॉडी की वेयर एंड टेयर है ना, जो सारा दिन में आपके जो सेल्स डैमेज हुए हैं मरियम, वो रात को रिपेयर होते हैं। ठीक है। इसमें आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि सोने से 2 घंटे पहले आप जो फोन है वो ऑफ करिए। क्यों? कि जब आप एक्सेसिव स्क्रोलिंग करते हैं ना, तो वो ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो बेचारा कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं मुझे किस पे सोचना है, किस पे नहीं सोचना। तो इवन आप मोबाइल बंद करते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी जो है वो जारी रहती है। इसलिए फोन बंद करिए, दूर रखिए। जो आपका एटमॉस्फेयर है, बेडरूम है, उसको अकॉर्डिंग टू द वेदर कंफर्टेबल बनाइए। ये शुरू में बहुत मुश्किल लगता है कि शायद ये कभी नहीं होगा, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। तो आप कोई बुक रीडिंग पढ़ लें, आप थोड़ी सी एक हदीस याद कर लें, कुरान का कुछ आप पढ़ लें, तो ये जो है आपकी नींद 8 घंटे की। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि सारे बच्चे आके कहते हैं कि डॉक्टर सो व्हाट, वी डू स्लीप फॉर 8 आवर्स। दिन की जो नींद है वो रात की नींद के नेमल बदल नहीं है। तो ये आपके जिम्मे में इतने काम लगा के जा रही हूँ क्योंकि मीडिया के थ्रू एजुकेशन लोगों को आएगी। जी सही। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। हेयर रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट जो होती है उसको आप क्या समझती हैं कि वो करवानी चाहिए, और उसके क्या नुकसानात हैं, और उसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो कितनी देर तक स्टे करते हैं? ओके, ये लेजर ट्रीटमेंट जो है ये ऐसे ही है जैसे हमारा बहुत बड़ा एक गिफ्ट आ गया एस्थेटिशियन के पास।
आप जब हेयर रिमूवल कराते हैं बाय थ्रेडिंग या वैक्सिंग, एक तो आपकी स्किन ढलकती है, दूसरी ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है। बहुत ऑफन आपको करानी पड़ती है, कहाँ से करा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लेजर हेयर रिमूवल है, यस इट इज सेफ इन सेफ हैंड्स, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इसके आपको 6 से 7 सेशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद आप 6 मंथ्स के बाद एक मेंटेनेंस जो सेशन है वो आप जाके चेकअप करवा लीजिए, इफ नीडेड वो आप ले लें। और फिर ये बात है कि आप इन्वेस्टिगेट, डॉक्टर को कहें कि इफ आई हैव एक्सेसिव हेयर्स तो क्या इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट है, वो आप करवा लें, ठीक है जी। और दूसरा फिर ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर के 4 साइकिल्स होते हैं, तो हो सकता है आपको पहले दूसरे सेशन में फर्क बिल्कुल नहीं आता, तीसरे सेशन के आपको इफेक्ट आने शुरू होंगे। लेकिन अगर डिलेड है तो वो यही है कि शायद आपके हेयर जो हैं वो रेस्टिंग फेज में हैं। इट इज इफेक्टिव, यू शुड गो फॉर इट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल हाइजीन। अच्छा, लेजर के बारे में आपने हमें बता दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में। लोगों में आजकल ये बहुत ज्यादा क्रेज है कि हमने बस, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, हमारी जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी एशियन स्किन टोन का आपको पता है ब्राउन होती है, तो लोग चाहते हैं कि हम अंग्रेजों की तरह बहुत ज्यादा वाइट दिखें, तो वो चाहते हैं कि जी हम अपना वो करवा लें, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस करवा लें, क्योंकि इस पे मीडिया पे भी बहुत ज्यादा बात होती है, आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा कन्विंस किया जाता है कि आप ये करवाएं। क्या समझती है कि व्हाइटनिंग इंजेक्शंस जो होते हैं उनका रिजल्ट वाकई ही होता है, और क्या जो हमारे माइंड में एक मिथ है कि अगर हम जाएंगे व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाएंगे और हम जब बाहर अंदर जाएंगे तो हम कुछ और होंगे, बाहर जाएंगे तो हम बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे? ओके, इसका भी एक ही सेंटेंस में जवाब है कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन। ओके जी, आपकी स्किन टाइप जिस तरह की है या आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अब वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं वो 8,000 से लेके 50,000 तक की पर उनके इंजेक्शन, पर सेशन, पर सेशन। इसमें आपको तकरीबन 7वें 8वें जो सेशन है उससे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। तो आपने बड़े सब्र के साथ लगवाना है, रिजल्ट जरूर आएंगे। साथ आपको ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी, वाइटनिंग टैबलेट्स भी दी जाती हैं, फिर डाइट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इट इज इफेक्टिव बट इट टेक्स टाइम। अच्छा, व्हाइटनिंग इंजेक्शन कहा जाता है कि ये आपकी किडनी और लीवर को इफेक्ट करते हैं एक्सेसिव अगर आप डोज ले रहे हैं, तो क्या ये मिथ है या वाकई रियलिटी है? जो हमने आज तक देखा है, we didn't see any side effects because you give the safe doses, you are like highly qualified, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हो सकता है एक आधे अगर केस में, बट आई हैव नॉट विटनेस्ड। इसका जो रिजल्ट होता है कितने परसेंट होता है? अगर आपने 7 से 8 या 10 सेशन ले लिया है तो कितने परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगी कि आपका कलर टोन कहाँ से कहाँ पहुंचेगा? ये जब क्लाइंट आता है तो हम उसको पहले बता देते हैं कि आप अपनी स्किन टोन देखिए। अगर ब्राउन टोन है तो उसको जाहिर है चेंज होने में ज्यादा सेशंस लगेंगे, जो आप जैसा है उसको बहुत थोड़ी देर लगेगी। ठीक है जी, तो ये हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि जी ये इफेक्टिव होगा, लेकिन फेस पे एक ग्लो आ जाती है इसके साथ ना। ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस आप लगाते हैं, इसके साथ अब बहुत ज्यादा विटामिन्स भी हम ऐड करते हैं, और भी चीजें हैं जो, तो इसके रिजल्ट्स तो आते हैं, लेकिन जितनी आप ब्राउन हैं आपको थोड़ी ज्यादा देर लगेगी। लेकिन कई क्लाइंट्स थोड़ा सा रंग सांवला भी है तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे जाते हैं। तो हर शख्स का इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स होगा जी, वेरी करता है, वेरी करेगा हर क्लाइंट टू क्लाइंट। अच्छा, अब पीआरपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले बालों की बात कर रहे थे कि अर्ली एज में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू लोगों का हो गया है। पीआरपी कितनी इफेक्टिव होती है और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, और किसको जाना चाहिए पीआरपी की तरफ, और ये प्रोसीजर क्या होता है? ओके जी, ये एब्रीविएशन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। ओके, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपका ही ब्लड है, कुछ हम बाहर से नहीं लगा रहे। उन लोगों के लिए बहुत अर्ली स्टार्ट करना है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्पेशली फादर गंजे हैं या मदर के बाल, औरतें अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह गंजी नहीं होती, लेकिन अगर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। फिर आपको सारे मैंने बता दिए हैं
रीजन विटामिन बी है, डी है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, और सबसे बड़ी जो रीजन है वो आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है। ये टेस्ट आपने कर लिए, उसके बाद आप पीआरपी जब कराने जाते हैं तो आपका 10 to 20 सीसी ब्लड लिया जाता है। इसको हाई स्पीड पे हम रन करते हैं, प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं, और वो प्लेटलेट्स अगर आपका हेयर का इशू है तो हम उसको हेयर पे यूज करेंगे, वो हेयर पीआरपी होगी। अगर आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं और रिंकल्स हैं, तो फिर हम फेस पीआरपी करेंगे। मरियम, जो पीआरपी है इसमें 2 चीजें आपने क्लाइंट को बतानी है कि अगर वो हेरिडिटरी है, फैमिली से आ रहा है, तो उसमें थोड़े कम रिजल्ट्स होंगे, और जो दूसरे हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, टाइम लगेगा। और दूसरा इंटरेस्टिंग कि अभी पीआरपी की और इतनी जो है यूजेस आ गई हैं, जैसे आर्थराइटिस, नी पेन वगैरह, इसमें भी हम पीआरपी करते हैं, और जॉइंट जो पेन है वो ठीक हो जाती है। उसको आप फेस पे भी कर सकते हैं, हेयर्स पे भी कर सकते हैं, और फॉर योर जॉइंट्स पेन भी कर सकते हैं। ये कितना एक्सपेंसिव होता है? लोगों को एक होता है कि अगर हम पीआरपी के सेशंस ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, तो लोग देसी टोटकों की तरफ फिर ज्यादा वो फोकस करते हैं। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ओके जी, एक फाइब्रिन रिच जो है प्लाज्मा है वो भी हम करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर बाल नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर ये है कि आप अफोर्ड कर लेंगे और आप करवाएंगे। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है और पीआरपी, लोग कहते हैं कि चलें जी हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं, जबकि उनको चाहिए कि पहले पीआरपी करवाएं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप उस पे ना जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट का क्या नुकसान आता है? कुछ लोगों में हमने ये देखा कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो वो उनके सारे इन्फेक्शन हो गया और बालों में, वो आप उसमें थोड़ा सा काइंडली बताएं। अच्छा, ये आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि वो जो प्रोफेशनलिज्म है वहां से जो हट के जिधर से करवाया वो कामयाब नहीं होगा। दूसरा, हर एक क्लाइंट को आपने बताना है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक डोनर एरिया होता है, वो जो आपके नेक से थोड़ा सा ऊपर है। अगर वहां बालों की डेंसिटी जो है वो अच्छी है तो तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट, एक तो बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाया, आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा है, आपकी सारी विटामिन्स जो हैं वो रिप्लेस्ड हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन प्लीज क्विक फिक्स मत कराइए। ओके, पहले आप पीआरपी, अगर इफ यू आर फिट फॉर पीआरपी, इस पे जाइए, उसके बाद आप जो हेयर ट्रांसप्लांट है। लेकिन अक्सर लोगों में डोनर एरिया वीक होता है। अब देखें, जिसके सर पे बाल नहीं, उसका डोनर एरिया कितना होगा? सही, ठीक है। तो ये इस पे जो है वो डिपेंड करता है कि डोनर एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा सा और ऐड हो गया कि अगर डोनर एरिया में कम बाल हैं तो आप बियर्ड में से भी, दाढ़ी में से भी ले सकते हैं, और चेस्ट में से भी ले सकते हैं। ऑल्दो ये इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जैसे डोनर एरिया, लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट के मुताबिक। ठीक है, हम बात कर रहे थे पहले भी चाय के नुकसानात के बारे में, तो बच्चों में चाय के नुकसानात क्या हैं, इस पे हमने बात नहीं की, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि बच्चों में चाय के नुकसानात क्या हैं। हमारी जो मदर्स हैं आजकल, वो बहुत ज्यादा उन्होंने एडिक्ट कर लिया बच्चों को, कि वो चाय के बिना ना वो नाश्ता कर रहे होते हैं, ना वो रात को सोने से पहले उनको चाय दे रही है दूध की जगह। तो इसके क्या नुकसान है? ये हमारे जरिए अगर किसी को इन चीजों के बारे में, मदर्स को स्पेशली पता चलता है तो एक बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर एक फीडर में चाय है। यस, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो हम मदर फीड के ऊपर करेंगे। ओके, चाय जो है, एक तो ये एडिक्शन है, इसमें कैफीन है। चाइल्ड जो है हाइपर एक्टिव होगा, उसको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे। सबसे जो बुरा इफेक्ट है वो ये, उसको खून की कमी है। खून की जो कमी है वो इसलिए कि जो आयरन, चाय जो है उसके अंदर जो आप दूध डालते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आपका आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होती। बड़ों ने अगर चाय पीनी है तो खाने के 2 घंटे के बाद पीजिए, बच्चों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपकी बच्चों को जब अनीमिया होगा तो उनकी ब्रेन की नशोनुमा नहीं होगी मरियम।
वो चीजें याद नहीं कर सकेंगे, सुस्त होंगे, या तो हाइपर एक्टिविटी आ गई, या दूसरा अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट है तो वो सुस्ती से पड़े रहेंगे। स्कूल में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लो होगी। फिर ये जो थोड़ी सी भी अगर सर्दी है तो उनको ये फ्लू, कॉमन कोल्ड, चेस्ट, जिस तरह का आप इन्फेक्शन का नाम ले लें वो, क्योंकि आयरन आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जिसको आप कुव्वत मदाफात कहते हैं, वो कम करता है, बल्कि बहुत हद तक कम करता है। इसलिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो जल्दी उसका शिकार हो जाते हैं। दूसरी, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही। देखिए हमारे पाकिस्तान के कितने बच्चे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ, जिसको बिलो नॉर्मल कहते हैं, वो स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, कलर बहुत पेल होता है। इसमें एनीमिया में बॉडी की प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, तो पानी रिटेंशन, तो आप देखें उनके पेट फूले होंगे। बिल्कुल। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं चाय के हैं, और प्लीज आप हर मदर को मैसेज दीजिए कि ये जुल्म मत करिए। देखिए आपका बच्चा एक दिन में चेंज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये सारी माँ की मेहनत है। और मैं हर एक को कहती हूँ कि सिर्फ आप थोड़ी सी अगर चाय कम करते हैं तो हमारा पाकिस्तान का कर्जा कितने आराम से उतर जाए। हम थर्ड जो हैं टी जो है वो बरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, थर्ड नंबर पे। कैन यू इमेजिन, वी आर सच अ पुअर कंट्री एंड वी आर थर्ड इन नंबर इन इंपोर्टिंग टी। बिल्कुल जी। अच्छा, एंड पे आप चूंकि कतर एस्थेटिक स्किन क्लिनिक चला रही हैं, माशाल्लाह वहाँ पे आपका अपना क्लिनिक है, आप ये बताएं कि आपके क्लिनिक में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप दे रही हैं? ओके, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि हम बालों से शुरू करेंगे। पीआरपी आपको पता है, ठीक है, यू नो अबाउट पीआरपी। इसमें अभी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो एक्सोसोम है, जो स्टेम सेल्स हैं, वेरी इफेक्टिव, और इसकी 1 से 2 सेशन होते हैं। बाकी जो इससे भी रिलेटेड है, थ्रेड्स हम डालते हैं हेयर्स में ना, उससे भी जो है वो बाल की ग्रोथ जो बहुत अच्छी होती है। हमने फेशियल थ्रेड्स के बारे में सुना था, बालों का मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। काइंडली इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। बालों के जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने जो हेयर फॉलिकल्स हैं, बालों की जो जड़ है, उसको आपने न्यूट्रिशन भी देनी है और उसकी आपने ब्लड सप्लाई भी ज्यादा करनी है। तो जो भी आप यूज कर रहे हैं, एक्सोसोम कर रहे हैं, थ्रेड्स कर रहे हैं, ये बेसिक उनका मैकेनिज्म ये है। फिर आप फेस पे आ जाए। फेस पे मैंने आपको बता दिया जो हमारी लेटेस्ट इन्वेंशन है वो नैनो फैट ट्रांसफर है। बाकी फिलर्स, वाइटनिंग इंजेक्शन, बोटॉक्स, और एक जो है वो फेस लिफ्ट है। सही, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम मिस कर गए जी। ये कॉम्बिनेशन है। सही। आपको जहाँ बुटॉक्स चाहिए वो बुटॉक्स लगेगा, जहाँ फिलर चाहिए वहां फिलर लगेगा, जहाँ थ्रेड चाहिए वहां थ्रेड होगा, ठीक है। तो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फेस है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। फिर आप ब्रेस्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। फिर आप किसी भी जो बॉडी पार्ट है, अगर वो मोटापा है तो आप जो है वो नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है स्लिमिंग इंजेक्शंस हैं, वी डिडंट स्पोक अबाउट दैट, वो भी हमारे उधर अवेलेबल हैं। और ये सारी चीजें हैं जो हम क्लिनिक में कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली व्हाट आई वुड लाइक टू प्रमोट इज दिस नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन, बिकॉज ये कमर्शियल मीडिया है, बिल्कुल का जमाना है। इसमें आपका फिट होना बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि और बच्चे बहुत स्ट्रेस में, बच्चों के लिए और दो ये नहीं है, एडोलेसेंट के लिए अबव द एज 18 के बाद, तो ये जो है एक काफी ज्यादा मुश्किलों का ये एक हल है। एंड वी आर वेरी फ्रेंडली, क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग बाहर की है। और दूसरा, कभी भी हम कोई प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट्स हिस्ट्री अबाउट फॉर 45 मिनट्स, क्या रीजन है उसकी जो जिसकी वजह से हमारे पास आया है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, ये भी बताते हैं। फिर वी आर वेरी रीचेबल टू द क्लाइंट।
ऐसे नहीं का अक्सर क्लाइंट यही आके कहते हैं कि डॉक्टर यहाँ तो प्रोसीजर करके फिर डॉक्टर पूछता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द फोन, और यू आर ऑलवेज वेलकम। तो ये कतर एस्थेटिक्स की जो है सही। वो फैसिलिटीज है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमें बहुत सी जो वैलिड इंफॉर्मेशन थी जो हमें हर जगह से नहीं मिल सकती थी वो आपने दी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। मिलते हैं एक नई एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।